हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर आपके 6 नंबर चैप्टर पुष्पी पादपों का शरीर, तो देखिए अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। जो आपके 11th क्लास का चैप्टर है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम द्विबीजपत्री मूल की संरचना के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस प्रकार द्विबीजपत्री मूल बनी रहती है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि द्विबीजपत्री मूल के रूप में हम किस मूल का चयन करते हैं। हम सूरजमुखी की मूल का काट लेकर अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर सारे भाग किस प्रकार दिखाई देते हैं। कुछ भाग तो मैंने आपको बता दिए थे, जैसे बाह्य त्वचा एक परत वाली होती है, उस पर मूल रोम पाए जाते हैं। उसके बाद जो भरण उत्तक तंत्र वाला भाग होता है उसको वलकुट बोला गया। उसकी बाहरी भाग तो पेरेनकाइमा कोशिकाओं से बना होता है, जबकि जो आंतरिक भाग होता है वो किससे बना होता है। आंतरिक भाग अंतस त्वचा से बना होता है, जिसे एंडोडर्मिस भी बोलते हैं। और अंतस त्वचा के अंदर की तरफ फिर संवहन मंडल पाया जाता है। तो अंतस त्वचा के अंदर की तरफ कुछ मोटी भित्ति वाली पेरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें परिरंभ बोला जाता है। और अंदर का वह स्थान जहाँ पर द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम है, वो बिल्कुल उनके बीच का जो स्थान होता है उसे रंभ बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरे भाग को मैं आपके सामने डायग्राम बना रही हूँ। ये आपकी बाह्य त्वचा जिस पर मूल रोम पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है वलकुट वाला क्षेत्र, यानी भरण उत्तक तंत्र वाला। और उसकी जो ऊपरी कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। और उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। देखिए ये कहीं कहीं पर रिक्त स्थान है। इस प्रकार काफी परतें पाई जाती है पेरेनकाइमा कोशिकाओं की, जो एक प्रकार का सरल उत्तक है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अंदर वाला भाग होता है, सबसे अंदर वाली जो वलकुट की परत होती है उसको अंतस त्वचा बोला जाता है। और इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। इसको अंतस त्वचा या क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। तो इतना जो भाग है वो क्या कहलाता है, वलकुट। या ये किसका भाग है, भरण उत्तक तंत्र का पार्ट है ये। ठीक है, सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है, बाह्य त्वचा। और उस पर पाए जाते हैं मूल रोम। ठीक है, ये परत क्या कहलाती है, अंतस त्वचा। अंतस त्वचा के अंदर की तरफ कुछ मोटी भित्ति वाली पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है, उनको बोला जाता है परिरंभ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंतस त्वचा पर एक मोम के जैसी परत पाई जाती है, जिसे सुबेरिन कहा जाता है। केस्पेरियन पट्टी होती है जो सुबेरिन से बनी होती है। तो सुबेरिन की पट्टी। और सुबेरिन होता है वो मोम जैसा पदार्थ होता है तथा जल के लिए अपारगम्य होता है, यानी जल को परिवहन नहीं करने देता। फिर देखिए नेक्स्ट, अंदर की तरफ जो मोटी भित्ति वाली पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता है, परिरंभ बोला जाता है। और ये आगे क्या करता है, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करता है, यानी द्वितीयक वृद्धि करता है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार बने हुए होंगे, इस प्रकार बने हुए होते हैं जाइलम। ये है प्रारंभिक मात्रा में जो जाइलम बने, इनको बोला जाता है प्रोटोजाइलम। और ये नीचे वाले हैं जो बाद में पहले बन चुके हैं उनको बोलेंगे मेटाजाइलम। ये तो है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम।
ठीक है। इनके बीच में जो पाया जाता है ये पेरेनकाइमा कोशिकाओं का क्षेत्र बना होगा पूरा। ठीक है, तो ये वाला भाग ये कहलाते हैं फ्लोएम। ये भाग कहलाएगा परिरंभ। ठीक है, और यहाँ का स्थान जो जहां पर जाइलम फ्लोएम उपस्थित नहीं रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा? पित्त बोला जाएगा। तो पहले ये पॉइंट नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा ये देखा डायग्राम में, उसको अब नोट करते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो अंतस त्वचा, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सुबेरिन की पट्टी बनी होती है। जो जल रोधी पदार्थ होता है सुबेरिन, उसकी पट्टी किस पर पाई जाती है? अंतस त्वचा पर। और अंतस त्वचा पर जो अंदर की तरफ पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है मोटी भित्ति वाली, वो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती है, यानी संवहन बंडल का निर्माण करती है। और अंदर की तरफ का यहाँ गोलाकार भाग जहाँ जाइलम और फ्लोएम कुछ भी उपस्थित नहीं रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पित्त बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो अंदर का भाग है अंतस त्वचा से नीचे नीचे, कौन कौन सा भाग? जिसमें आएगा फ्लोएम और जाइलम, और उसके अलावा जो यहाँ वाला भाग क्या कहलाएगा? इसके अलावा आएगा परिरंभ, और यहाँ वाला भाग जो पित्त है। इन सभी को मिलाकर अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है? रंभ बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, ये पित्त, अंतस त्वचा पर जल रोधी पदार्थ
सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतस त्वचा के अंदर की तरफ स्थित पेरेनकाइमा कोशिकाओं द्वारा पेरेनकाइमा कोशिकाओं द्वारा संवहन बंडल का निर्माण किया जाता है। तथा ये कोशिकाएं परिरंभ कहलाती है। ये कोशिकाएं परिरंभ कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतस त्वचा के अंदर की तरफ स्थित जाइलम, फ्लोएम, पित्त तथा परिरंभ मिलकर रंभ का निर्माण करते हैं। रंभ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो रंभ आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से भाग रंभ में सम्मिलित होते हैं। तो रंभ में सम्मिलित होंगे संवहन बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, पित्त तथा परिरंभ। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रंभ का निर्माण करते हैं। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने संरचना देखी है प्राथमिक जाइलम की, इसके अंदर देखिए जो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम है, इसके पश्चात इनमें इनकी संख्या है वो थोड़ी बहुत होती है, यानी इनकी संख्या 2-4 तक ही बंडल होते हैं जाइलम के। लेकिन आगे हम जब एक बीजपत्री मूल पढ़ेंगे उनके अंदर जाइलम बंडलों की संख्या 6 से ज्यादा होती है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि इनके अंदर जो पित्त होती है वो छोटी होती है, अल्प विकसित होती है, जबकि जो एक बीजपत्री पादप होंगे उनके अंदर पित्त बड़ी और सुविकसित होती है। और सबसे अगला अंतर जो सबसे इंपॉर्टेंट है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को अलग करने के लिए, वो क्या है कि जो द्विबीजपत्री मूल है इसके अंदर कुछ समय बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम छल्ला बन जाएगा। मैंने आपको बताया था द्वितीयक वृद्धि यानी खुला संवहन बंडल और बंद संवहन बंडल क्या होता है, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बन जाता है तो द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए ये द्विबीजपत्री मूल है, इसमें खुला संवहन बंडल पाया जाएगा क्योंकि इसमें थोड़े समय बाद इनके बीच में कैम्बियम बन जाएगी। लेकिन जो आगे एक बीजपत्री हम मूल पढ़ेंगे उनके अंदर बंद संवहन बंडल पाया जाता है, यानी उनके अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाएगा और उसमें छल्ले का निर्माण नहीं होगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स और है, देखिए द्विबीजपत्री मूल में पित्त छोटी तथा अल्प विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द्विबीजपत्री मूल में जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित रहता है, कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। नोट कीजिए पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने द्विबीजपत्री मूल के बारे में देखा। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री मूल।
देखिए स्टूडेंट्स, द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल में ज्यादातर कोई चेंज नहीं होता है, लगभग एक जैसी संरचना होती है। यानी उन एक बीजपत्री मूल में भी द्विबीजपत्री की तरह एक परत से बनी बाह्य त्वचा होगी, मूल रोम पाए जाएंगे, वलकुट पाया जाएगा जिसकी ऊपरी कोशिका पेरेनकाइमा होगी, नीचे वाली कोशिका अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस होगी। इनके नीचे क्या पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दोनों होंगे, केसपेरियन की पट्टी होगी, परिरंभ पर वलकुट वाला क्षेत्र, सारे ही होंगे। लेकिन चेंज क्या होगा, कुछ 2-3 चेंज होंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे। एक तो इनके अंदर पित्त छोटी होती है लेकिन एक बीजपत्री के अंदर पित्त बड़ी होती है। दूसरा, इनके अंदर जो द्वितीयक वृद्धि है वो पाई जाती है, यानी इनमें कैम्बियम उपस्थित रहता है। लेकिन एक बीजपत्री के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, यानी उसमें कैम्बियम है वो नहीं पाया जाता, यानी कैम्बियम क्या रहता है, जो अनुपस्थित रहता है। और उसके अलावा जो इसके अंदर जाइलम बंडल है वो 3-4 ही होते हैं, लेकिन एक बीजपत्री के अंदर जाइलम बंडल की संख्या 6 से ज़्यादा होती है, यानी मिनिमम 6 होते हैं और 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर तो 3-4 ही होते हैं जाइलम बंडल। तो ये 3 अंतर है एक बीजपत्री के द्विबीजपत्री से थोड़ा सा अलग, बाकी सेम वही प्रोसेस आपको लिखना है, ठीक है। तो एक बीजपत्री में लिखते हैं हम पॉइंट, इनमें जाइलम बंडलों की संख्या 6 से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पित्त बड़ी तथा सुविकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम नहीं पाया जाता, अतः इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे मूल के बारे में स्टडी हुई, द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल के बारे में हमने पढ़े।
तो इसके अंदर दोनों में थोड़ा सा अंतर वाला आप ध्यान रखना, 3 पॉइंट है ज्यादा अंतर वाले, कि उनके अंदर द्विबीजपत्री में जाइलम मंडलों की संख्या 3 से 4 ही होती है, जबकि एक बीजपत्री मूल में जाइलम मंडलों की संख्या है वो 6 या इससे अधिक होती है, यानी इनको बहुआदि दारुक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि उनमें द्विबीजपत्री मूल में पित्त छोटी और अल्प विकसित होती है, जबकि एक बीजपत्री मूल में पित्त बड़ी और सुविकसित होती है। तीसरा पॉइंट, इनमें जाइलम और द्विबीजपत्री मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, यानी उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि एक बीजपत्री मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है, यानी इनमें द्वितीयक वृद्धि है वो नहीं होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तने में क्या अंतर होता है। तो नेक्स्ट देखिए, सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे बाहर वाली त्वचा क्या कहलाएगी? अधस्थ त्वचा कहलाएगी, यानी सबसे बाहर वाली त्वचा एपिडर्मिस कहलाती है। और अगर तना है तो तने के ऊपर क्या पाई जाएगी? एक तो पाई जाएगी क्यूटिकल का आवरण, मैंने आपको बताया था एक मोम जैसा आवरण होता है जिसे क्यूटिकल का आवरण बोलते हैं, जो जल की हानि को रोकता है। जबकि मैंने आपको बताया मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती, क्योंकि मूल के द्वारा तो जल का अवशोषण करना है। अगर आपने उसके ऊपर क्यूटिकल बना दी तो फिर जल का अवशोषण है वो नहीं हो सकता। तो इसमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, कुछ रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। और उसके अलावा जिस प्रकार मूल पर रोम थे, उस प्रकार इस तने की त्वचा पर भी कुछ रोम पाए जाते हैं जिन्हें त्वचा रोम कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इनमें सबसे ऊपरी परत बाह्य त्वचा कहलाती है। जैसे देखिए सबसे ऊपरी परत है ये, और इस पर कुछ क्या पाए जाएंगे? त्वचा रोम। मूल पर जो रोम पाए गए थे उनको मूल रोम बोला गया था, और जो तने पर जो रोम पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? त्वचा रोम बोला जाता है। अब बाह्य परत आ गई, इसके नीचे एक परत पाई जाती है जिसे अधस्थ त्वचा या हाइपोडर्मिस बोला जाता है। तो इसके नीचे कोशिकाओं की, कोलेनकाइमा कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? हाइपोडर्मिस। ये होती है अधस्थ त्वचा, और ये किन कोशिकाओं की बनी होती है? कोलेनकाइमा कोशिकाओं की, कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा एक प्रकार का उत्तक था और उसका कार्य क्या था? तो सेसव तने को, पर्णवृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम। तो जब तना सेसव अवस्था में होता है तो ये परत क्या करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाह्य त्वचा के नीचे एक कोशिकीय परत अधस्थ त्वचा कहलाती है, जो कोलेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है, जो कोलेनकाइमा से बनी होती है। तथा इसका कार्य है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहां तक की थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के भागों का वर्णन करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।